हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो पहला न्यूज है वो कजान डिक्लेरेशन के बारे में है। तो ब्रिक्स समिट आयोजित हुआ। ब्रिक्स का 16वां समिट आयोजित हुआ रूस के कजाकिस्तान में। रूस रूस के कजान में, कजाकिस्तान नहीं, कजान में आयोजित हुआ। और वहाँ पे समिट के बाद जो घोषणा पत्र डिक्लेयर किया गया वो आमतौर पे जिस जगह पे आयोजित किया जाता है उसके नाम से घोषणा पत्र डिक्लेयर होता है। तो इसको कजान डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है। इसमें आपको कजान डिक्लेरेशन पे मुख्य रूप से जो है फोकस किया गया है ग्लोबल इशू के बारे में। 2024 के ब्रिक्स सम्मेलन की थीम थी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। इसके बाद हम इसके विशेषता के बारे में बात करते हैं कि इस कजान डिक्लेरेशन में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टीलेटरलिज्म के बारे में मुख्य फोकस किया गया है। एक कमिटमेंट किया गया है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर रिफॉर्म्स को बढ़ावा दिया जाएगा और इस संबंध में सभी देश जो है एक साथ कोऑपरेट करेंगे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की गई है। ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ मिनिमाइजिंग ट्रेड बैरियर्स, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस, प्रोमोटिंग यूज ऑफ लोकल करेंसीज। तो जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है इसमें मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा कि जो भी दो देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों में जो मुख्य बैरियर्स हैं, बाधाएं जो उत्पन्न हो रही हैं, जो एक दूसरे पे मतभेदपूर्ण नीतियां बनाई गई हैं, उसको रिड्यूस किया जाए और लोकल करेंसी में लेन देन को बढ़ावा दिया जाए। प्रमोटिंग लोकल करेंसी यानी कि अगर भारत के द्वारा रुपए में लेन देन की जाती है तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ब्रिक्स क्लियर डिपॉजिटरी, एक इंडिपेंडेंट क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट और डिपॉजिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। ब्रिक्स इंटर बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म को बनाया जाएगा। इसके तहत आपको एक्सपेंडिंग इनोवेशन फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस approaches for projects or programs including finding acceptable mechanism for financing in local currency। तो एक एक्सेप्टेबल फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा, उसको एक्सपेंड किया जाएगा, उसमें इनोवेटिव प्रैक्टिस को अपनाया जाएगा ताकि जो एक एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म डेवलप हो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए। उसके अलावा ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की बात की गई है। इनिशिएटिव ऑफ द रसिया के साइड से ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की बात की गई है टू इस्टेब्लिश ए ग्रेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विथ ब्रिक्स। मतलब अन्न खाद्यान्नों की आपूर्ति, कमोडिटी एक्सचेंज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इस इनिशिएटिव को रसिया के द्वारा दिया गया है। तो ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की बात रसिया के द्वारा एक इनिशिएटिव दी गई है। ग्रेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा और एक ग्रेन कम्युनिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश करके उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद अगले फैक्ट की बात करते हैं तो ब्रिक्स से ही संबंधित है रिसर्च और डेवलपमेंट, जिसमें वैक्सीन सेंटर, ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम टू मास इन्फेक्टेड डिजीज रिस्क को कम करने के लिए इस पे वैक्सीन में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा किया जाएगा। रिकॉग्नाइजिंग इंडियाज इनिशिएटिव टू क्रिएट एन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इसमें भारत के इनिशिएटिव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को मान्यता दी गई है और इसको बोला गया है कि इसको जो है बढ़ावा दिया जाएगा बिग कैट अलायंस को। ब्रिक्स पार्टनर कंट्री इंडोर्स द क्रिएशन ऑफ ब्रिक्स पार्टनर कंट्री कैटेगरी, जिसमें आपको एक तो ब्रिक्स के सदस्य देश हो गए, उसके बाद से जो भी सदस्य इसमें ऐड होंगे उनको ब्रिक्स पार्टनर कंट्री का दर्जा दिया जाएगा। इसमें आपको वो फुल टाइम मेंबर नहीं होंगे लेकिन
इनको पार्टनर कैटेगरी में शामिल किया गया है और ऑफिशियली रूप से 13 नए पार्टनर कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है। 13 नए पार्टनर्स कंट्री को इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपको क्यूबा है, तुर्की है, वियतनाम है। 10 मेंबर कंट्री हैं। जो ब्रिक्स है उसमें अभी वर्तमान में 10 मेंबर कंट्री हैं। पहले ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, ईरान, रसिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, सऊदी अरबिया और फाइनल जो है सऊदी अरबिया से कंफर्मेशन अभी नहीं मिला है। तो 10 कुछ देश हैं जिसमें से सऊदी अरबिया से अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो पहला हो गया ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, ईरान, रसिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, सऊदी अरबिया, जो कि फाइनल कंफर्मेशन पेंडिंग है इसका। इसके बाद हम बात करते हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी अमेंडमेंट रूल 2024। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा जारी किया गया है, जो कि राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के प्रावधानों के तहत इसको जारी किया गया है। इसको जारी करने का मुख्य जो लक्ष्य है उसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जिनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है उनको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, जिसमें आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, रीसेंट पासपोर्ट साइज जो कि 6 महीना से पहले का नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी। और ये इस सर्टिफिकेट जो है आपको केवल मेडिकल अथॉरिटी या नोटिफाइड कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी जो कि जो कि जिला स्तर का अधिकारी होगा, मेडिकल अधिकारी होगा, उसी के द्वारा जारी किया जा सकता है। केवल उसी के द्वारा जारी किया जा सकता है। और ये सर्टिफिकेट जो है आपको द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंट ऑफ द एप्लीकेंट एज मेंशन इन द प्रूफ ऑफ रेजिडेंट। और ये सर्टिफिकेट आपको उसी ज़िले में जारी किया जा सकता है जिस ज़िले में जिस व्यक्ति को जारी किया जा रहा है उसका निवास स्थान हो। तो उसी ज़िले के मेडिकल अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जा सकता है, केवल उसी अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जा सकता है। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपको 1 महीने से 3 महीने तक को कर दिया गया है। इसमें एप्लीकेशन लैप्स का भी प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति को 2 साल से अधिक तक उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता है तो फिर वो उनका एप्लीकेशन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा और उनको जो है रीअप्लाई करना पड़ेगा मोस्टली रूप से। इसके अलावा एक और पहल की गई है, कलर कोडेड UDID कार्ड जारी किया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति है जिसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको एक कार्ड बनाया जाता है। तो इसमें इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है डिसेबिलिटी के रैंक के हिसाब से। जैसे अगर किसी को 40% डिसेबिलिटी है तो उसको जो कार्ड जारी किया जाएगा वो वाइट कलर का होगा। अगर 40% तक है तो उनको जो कार्ड जारी किया जाएगा वो वाइट कलर जारी किया जाएगा। अगर 40 से 80% है तो वो उनको जो कार्ड जारी किया जाएगा येलो कलर जारी किया जाएगा। और अगर आपको 80% से ज़्यादा है तो फिर ब्लू कार्ड जारी किया जाएगा। तो 3 कार्ड जारी किया जाएगा, 40% से कम वाइट कार्ड और 40 से 80 के बीच में येलो कार्ड। ब्लू कार्ड जो है आपको 80 के बाद जारी किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति तभी माना जाएगा डिसेबल, यानी कि उसको विकलांगता की श्रेणी में तभी रखा जाएगा जब वो फिजिकली, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इम्पेयरमेंट के श्रेणी में कंसीडर किया जाएगा। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिसेबिलिटी, तो इसको 21 कैटेगरी में बांटा गया है। प्रोहिबिशन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन विथ
disability in all aspects of life including employment, education और हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति जो डिसेबल है यानी कि जो विकलांग हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, जो अगर मेडिकल की बात की जाए, शिक्षा में या अगर रोजगार में भेदभाव की जाती है तो इस कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, तो उसको प्रतिबंध किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कमिटमेंट टू रिड्यूस इन इक्वालिटी इंडेक्स 2024 के बारे में। तो ये आपको CRI इंडेक्स 2024 यानी कि कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी इंडेक्स 2024, इसको जारी किया जाता है ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा। इस रिपोर्ट में आपको 164 कंट्री 164 कंट्री को लिया गया है, और इसके अलावा SDG 10 जो है वो आपको बात करता है इनइक्वलिटी को दूर करना, यानी कि असमानता को दूर करने की बात करता है। इट एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स। तो इस रिपोर्ट में जो भी जारी किया गया है रिपोर्ट, उसमें जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें 3 पैरामीटर्स का यूज किया गया है। पहला है पब्लिक सर्विसेज कैसा है, पब्लिक सर्विस स्पेंडिंग कैसी है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कैसा है, लेबर राइट्स और वेजेज कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आपको हम पब्लिक सर्विस स्पेंडिंग कितना कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यानी कि कर का वसूली सिस्टम कैसा है, जो लेबर्स हैं श्रम का उनके राइट्स और वेजेज कितने हैं उसको देखा गया है। अगर इस रिपोर्ट के की हाईलाइट की बात की जाए, इसकी मुख्य बातों की बात की जाए, तो टॉप जो देश हैं जो परफॉर्मर हैं उनमें नॉर्वे 1 नंबर, नॉर्वे 2 नंबर पे कनाडा है और तीसरा नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। तो टॉप परफॉर्मर में 1 नंबर पे नॉर्वे, 2 नंबर पे कनाडा और तीसरा पे है ऑस्ट्रेलिया। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले हैं साउथ सूडान और नाइजीरिया। भारत का जो रैंक है वो आपको 127 है। 164 देशों में भारत का जो रैंक है वो आपको 127 है। ठीक है, 127 है। टॉप जो है वो नॉर्वे है। अदर साउथ एशियन कंट्री की बात की जाए तो नेपाल जो है 115वें नंबर पे है, श्रीलंका 118वें नंबर पे है, जो कि भारत से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, भारत से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, यानी कि नेपाल जो है उसका रैंक भारत से अच्छा है। श्रीलंका का भी रैंक जो है वो भारत से अच्छा है। तो नेपाल 115 है, श्रीलंका 118वें रैंक पे है और भारत 127वें रैंक पे है। राइजिंग इनइक्वलिटी की का इसमें कंसेप्ट दिया गया है कि गैप क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है। ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ सडनली ग्रो मोर रैपिडली दैट एट एनी टाइम सिंस वर्ल्ड वार टू। बिलियंस ऑफ पीपुल फेस द टेरिबल हार्डशिप ऑफ हाई एंड राइजिंग फूड प्राइजेज और हंगर वाइल द नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैव डबल इन द लास्ट डिकेड। तो इसमें कहा गया है कि डिकेट्स पिछले 10 सालों में जो है बिलियनियर्स की संख्या तो बढ़ी ही बढ़ी है, इसके अलावा बिलियंस ऑफ पीपुल जो हैं वो आपको फूड प्राइजेज के महंगाई के कारण गरीबी का शिकार हो गए हैं। की ड्राइविंग फैक्टर की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि आपसी विवाद है, उसमें आपको जो युद्ध चलते हैं। डेब्ट क्राइसिस एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम ज़्यादा कर्ज लेके खर्च कर रहे हैं। क्लाइमेट शॉक्स भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है जिससे अप्राकृतिक नेचुरल लॉस हो रहा है और ये बहुत बड़ा भुखमरी का कारण है। गरीबी, इनइक्वलिटी, असमानता का कारण है। दीज आर कंस्ट्रेनिंग स्पेंडिंग इन लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्री। 84% ऑफ कंट्री हैव रिड्यूस्ड देयर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल प्रोटेक्शन। तो याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट में एक बहुत अच्छी बात बोली गई है कि 84% कंट्री यानी कि 164 कंट्रीज के 84% रेशियो में
जो उनकी स्पेंडिंग है, यानी कि वो जो खर्च करते हैं पैसा, उस उनमें जो शिक्षा पे खर्च हो रहा है, हेल्थ पे खर्च कर रहा है और सोशल प्रोटेक्शन पे खर्च किया जा रहा है, उसमें 80% कंट्री ने रिड्यूस किया है, यानी कि कम किया है। शिक्षा पे, एजुकेशन पे और सोशल प्रोटेक्शन पे ही खर्च नहीं हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं तुर्की की। तो तुर्की की कैपिटल जो है वो अंकारा है। तुर्की में हाल ही में तुर्की ने कुर्दिश मिलिटेंट पर टारगेट किया इराक और सीरिया में। तुर्की के लोकेशन की बात की जाए तो आपको यहाँ ये आपको पार्टली एशिया और पार्टली यूरोप में आता है। इनका जो शेयर बॉर्डर है जॉर्जिया और आर्मेनिया से नॉर्थ ईस्ट में है। जॉर्जिया और आर्मेनिया से नॉर्थ ईस्ट में है, ये आपका हो जाएगा। फिर अजरबैजान और ईरान से ईस्ट में है। ईरान और अजरबैजान से ईस्ट में है। फिर उसके बाद से आप बात कीजिए सीरिया और इराक से। सीरिया और इराक से आपको साउथ ईस्ट में है। ग्रीस और बुल्गारिया से नॉर्थ ईस्ट में है। बुल्गारिया और ग्रीस से नॉर्थ ईस्ट में है। फिर आपको हो जाएगा फिर बाउंड्री ब्लैक सी ऊपर है, ये आपको ब्लैक सी हो जाएगा। उसके बाद से मेडिटेरियन सी, अगेन सी, साउथ वेस्ट एशिया, मेडिटेरियन सी हो जाएगा। इसके अलावा आपको जियोग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो जो मुख्य नदी है यूफ्रेट्स है, टिग्रिस है, किजिलमाक है, हाईएस्ट पॉइंट माउंट अराराट है, इम्पोर्टेंट स्ट्रेट बॉस्फोरस स्ट्रेट, दर्दनलास स्ट्रेट, ये आपको इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेज। तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के को नॉट empowered टू इन्वेस्टिगेट और इशू एनी डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ सिविल और क्रिमिनल कोड। तो सीधे सीधे ये कहा गया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो कोई किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेट कर सकता है, किसी मुद्दे को इन्वेस्टिगेट कर सकता है और कोई डायरेक्शन जारी कर सकता है जो कि आपको सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के पास पावर होती है। यानी कि सिविल कोर्ट के पास पावर होती है कि वो इशू जारी करता है कि आप इसकी इंक्वायरी करें, पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है। तो कोर्ट ने कहा है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उनको उनके द्वारा जो आदेश जारी किया जाएगा उसको माना जाए। अगर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात की जाए तो ये एक संवैधानिक संस्था है और आर्टिकल 338 में इसका वर्णन किया गया है। इसके कंपोजिशन यानी कि इसमें सदस्यों की बात की जाए तो एक चेयरपर्सन होता है, उसके अलावा एक वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर्स मेंबर होते हैं। यानी कि एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, तो 2 हो गए, और 3 अन्य सदस्य होते हैं जो कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो कुल सदस्य हो जाएंगे आपको 5। इनका जो ऑफिस का टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है और शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। तो ये जो हैं 3 साल के लिए एक बार बनाए जाते हैं सदस्य, लेकिन वो मैक्सिमम 6 साल तक बन सकते हैं। 2 टर्म का मतलब अगर उनको एक्सटेंशन मिलता है तो फिर वो 3 साल और एक्सटेंड हो सकते हैं, यानी कि 2 टर्म तक बन सकते हैं और ये 6 साल तक रह सकते हैं। इनका जो काम है वो मुख्य रूप से इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करना ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड फॉर द SC/ST। तो ये इनका मुख्य काम ये होता है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि शेड्यूल कास्ट के लिए कोई भी प्रावधान जो है वो संवैधानिक रूप से लागू किया जा रहा है कि नहीं लागू किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो उसमें क्या दोष है, उसके लिए ये इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनको वॉच करते हैं, इनकी शिकायत करते हैं। टू इंक्वायर अबाउट स्पेसिफिक कंप्लेंट विथ रिस्पेक्ट टू द डिप्राइवेशन
ऑफ राइट्स एंड सेफ गार्ड ऑफ द SC। अगर कोई अन्य कंप्लेन इनको मिलती है, शिकायत इनके पास जाती है, तो उनको अधिकार है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट को द्वारा कहा गया है कि आपको कोर्ट का जैसा पावर नहीं है, तो आप डायरेक्शन मत इशू कीजिए कि ये काम जो है करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाउड चैम्बर के बारे में। क्लाउड चैम्बर क्या है, तो सबसे पहले न्यूज़ जान लेते हैं कि भारत ने फैसला किया है कि पहला कन्वेक्टिव क्लाउड चैम्बर जो है उसका निर्माण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में किया जाएगा, जो कि मिशन मौसम के तहत किया जाएगा। इसका निर्माण फर्स्ट कन्वेक्टिव क्लाउड चैम्बर का निर्माण किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में। इस मिशन मौसम जो है उसको लॉन्च किया गया था इम्प्रूव वेदर फॉरकास्टिंग इन द कंट्री बट द ऑल्सो मैनेज सर्टेन वेदर्स इवेंट सच एज रेनफॉल, हेल एंड फॉग्स। तो मिशन मौसम जो है उसको लॉन्च किया गया था कि आप जो मौसम का पूर्वानुमान है, बारिश कब होगी, मौसम कैसा रहेगा, तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए और इसके अलावा वेदर इवेंट्स को मैनेज करने के लिए, जैसे रेनफॉल्स, हेल्स, फॉग्स इत्यादि को। क्लाउड चैम्बर की बात की जाए तो क्लाउड चैम्बर जो है आपको एक बंद सिलेंडर होता है जहां वाटर वेपर और एरोसॉल को इंजेक्ट किया जाता है एक साथ। जो पानी का जो वेपर होता है, भाप होता है, और एरोसॉल गैस को एक साथ इंजेक्ट किया जाता है और अलाउइंग क्लाउड्स टू फॉर्म अंडर कंट्रोल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कंडीशन। और इनको जो है एक कंट्रोल टेम्परेचर में अलाउ किया जाता है इंजेक्ट करने के लिए, और उसको देखा जाता है। इसका जो मुख्य फ़ायदा है, ये आपको क्लाउड फिजिक्स को समझने में मदद मिलेगी अंडर कंडीशन टाइपिकल ऑफ इंडियन वेदर सिस्टम। तो हम भारत की जो वेदर है उस सिस्टम में, उस टेम्परेचर में इनका इंजेक्शन करते हैं, तो हमको पता चलेगा कि जो एक्चुअल सिचुएशंस होती हैं क्लाउड फिजिक्स का, उनके बारे में हमको नॉलेज होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे, जो कि 23 अक्टूबर को पर ईयर मनाया जाता है। लियोपार्ड डे, अगर स्नो लियोपार्ड की बात की जाए, जिसको पैंथेरा अंसिया बोला जाता है, इनका हैबिटेट जो है वो माउंटेन ऑफ सेंट्रल और साउथ एशिया। 12 स्नो लियोपार्ड जो है रेंज कंट्री हैं इंक्लूडिंग भारत, यानी कि भारत में ही पाए जाते हैं। स्नो लियोपार्ड हैबिटेट जो भारत में है उसमें आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर और राज्यों में अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दे कंस्टिट्यूट डिस्ट्रीब्यूशन in coincides closely with distribution of their principal pretty ilex blue sheep। ये आपको स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश और लद्दाख है, यानी कि लियोपार्ड जो है स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का। इसकी विशेषता की बात की जाए तो शॉर्ट फोर लिम्स एंड लॉन्ग हिंड लिम्स होते हैं। इसके बाद इसके स्टेटस की बात की जाए कंजर्वेशन के, तो IUCN के वल्नरेबल लिस्ट में शामिल हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में शामिल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं जाइवेक TCV के बारे में। तो जाइवेक TCV जो है वो एक वैक्सीन है जिसको WHO के द्वारा प्री क्वालिफिकेशन स्टेटस का दर्जा दिया गया है, और ये आपको यूनाइटेड नेशन में प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में भाग लेने के लिए एलिजिबल हो गया है। जाइवैक्स TCV की बात की जाए तो ये आपको टाइफाइड 6 के लिए वैक्सीन है, प्रोवाइड कराता है, और इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट बैक्टीरियम सल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन से ये लड़ने में मदद करता है। कंजुगेट वैक्सीन आर ए टाइप ऑफ सब यूनिट वैक्सीन वेयर ए एंटीजन आर लिंक टू
पॉलीसैकेराइड्स, जो ये वैक्सीन है वो आपको सब यूनिट वैक्सीन है जो कि एंटीजन करता है पॉलीसैकेराइड्स के साथ टू स्टिमुलेट इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने के लिए इसके साथ संपर्क करता है। सब यूनिट वैक्सीन जो है आपको इंक्लूड स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरसेज। इट इज़ इंडिजीनियस डेवलप एंड मैन्युफैक्चर बाय जाइडस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पूर्णतः भारत में बनाया गया है और ये जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है जाइवैक TCV। और ये आपको बीमारी के लिए, बैक्टीरियम बीमारी के लिए, जो टाइफाइड के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इसके बाद एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं तो प्रहलाद जोशी, जो कि उपभोक्ताओं के लिए इन्होंने सस्ती दालों को बढ़ावा देने के लिए भारत चना दाल की खुदरा बिक्री के दूसरे चरण का आरंभ किया है। भारत चना दाल जो कि सरकार के द्वारा बनाया गया है और उसको बेचा जा रहा है। कर्नाटक ने 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीतकर समग्र खिताब जीत लिया है। भारतीय नौसेना के नौसेना प्रवर्तन और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन का तीसरा संस्करण 28 और 29 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें नौ प्रवर्तन और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें ओडिशा को प्रथम राष्ट्र का पुरस्कार मिला। शारदा ज्ञानपीठम में संस्थापक और संस्कृत विद्वान बसंत आनंद गौडगिल का निधन 94 वर्ष के उम्र में पुणे में हो गया है। विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इजराइल एशियाई विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य देश बन गया है। याद रखिएगा, एशियाई विकास बैंक का सदस्य जो है इजराइल बना है 69वां सदस्य। भारत ने अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है S-4 का जलावतरण किया, जिसमें 75% स्वदेशी सामग्री और जो कलाम 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से सुसज्जित है, जिससे देश की रक्षा क्षमता मजबूत हो रही है। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी IIT गुवाहाटी ने की। विश्व सूचना दिवस हर एक साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई हैं? तो ये 8 जिलों को। हाल ही में JP मॉर्गन चेज इंडिया के CEO के रूप में किसने नियुक्ति ली है? तो प्रमर चावड़ा के द्वारा JP मॉर्गन चेज इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला चौधरी को सम्मानित किया गया है। आज के पहले प्रश्न की बात अगर की जाए तो पहला प्रश्न कहता है, तेलंगाना में मूसी नदी के पुनरुद्धार के लिए किस दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना का उपयोग मॉडल के रूप में किया जा रहा है? तो ये आपको दक्षिण कोरियाई नदी है हॉन नदी, इसका जो है मॉडल यूज किया जा रहा है मूसी नदी को साफ करने के लिए। तेलंगाना सरकार का लक्ष्य दक्षिण कोरिया की ग्रेट हैंगोंग परियोजना से प्रेरित होकर, जो कि हॉन नदी पे चलाई जा रही है, मूसी नदी के किनारे को व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित किया जा रहा है। हॉन नदी दक्षिण कोरिया की चौथी सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा, हॉन नदी दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी चौथी नदी है जो सियोल से होकर बहती है। यह पूर्व दक्षिण कोरिया में नामहॉन और बुखान नदियों से निकलती है। नदी सियोल से होकर बहती है और पीले सागर में गिरती है। तेलंगाना की योजना हॉन नदी मॉडल के समान नदी के किनारों को विकसित करने के लिए निजी फर्मों को आकर्षित करता है। इसके बाद बात करते हैं, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में तेनकाना नामक
जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो ये आपको दक्षिणी भारत में हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में तेनकाना नामक जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो दक्षिणी भारत में। दक्षिण भारत में जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है तेनकाना। इस प्रजाति में 2 ज्ञात प्रजातियां और कर्नाटक की एक नई प्रजाति तेनकाना जयमंगली शामिल है। तेनकाना नाम कन्नड़ से आया है जिसका अर्थ है दक्षिण, जो दक्षिण भारत और उत्तरी श्रीलंका में इसकी मौजूदगी को दर्शाता है। तेनकाना प्लेक्सीपीना उप जनजाति से संबंधित है जो हाइलुस और टेलामोनिया जैसी संबंधित प्रजातियों से संबंधित है। ये मकड़ियाँ शुष्क जमीनी आवास पसंद करती हैं और तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं राजाजी टाइगर रिजर्व, जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य में है? तो ये आपको उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के वन्यजीव पैनल ने उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व और शिवालिक हाथी रिजर्व के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 4 लेन परियोजनाओं को मंजूरी देने में देरी की है। इस राजमार्ग का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के नजीमाबाद को उत्तराखंड के कोटद्वार से जोड़ा जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बाघों और तेंदुओं और 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। यह रिजर्व हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल में फैला है, जो शिवालिक रेंज में 820 किलोमीटर तक फैला है। स्वतंत्रता सेनानी राम गोपालाचारी के नाम पर इसकी अवनुषी स्थिति के कारण इसमें उच्च प्रजाति विविधता है। यह तराई आर्क परिदृश्य का हिस्सा है। इसके बाद हम बात करते हैं कोरोवाई जनजाति मुख्य रूप से किस देश में निवास करती है? तो ये आपको इंडोनेशिया में निवास करती है। कोरोवाई जनजाति मुख्य रूप से किस देश में निवास करती है? इंडोनेशिया में निवास करती है। इंडोनेशिया में निवास करती है। यह भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर ने इंडोनेशिया की कोरोवाई जनजाति का दौरा किया और ऑनलाइन अपना अनुभव साझा किया। कोरोवाई जनजाति इंडोनेशिया के पापुआ के दक्षिणी हिस्से में रहती है, जो जीवित रहने के लिए जंगल से गहराई से जुड़ी हुई है। वे जंगल से शिकार करते, भोजन इकट्ठा करते और अपने ट्रीट हाउस के लिए ले जाते, जो 8 से 15 मीटर ऊंचे बने होते हैं, जिनमें से कुछ 45 मीटर तक होते हैं। 1975 तक इस जनजाति का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। इस समानता को महत्व देते हैं और उनमें कोई पदानुक्रम नहीं है, हालांकि ऐतिहासिक रूप से नरभक्षण से जुड़ा हुआ माने जाते हैं। तो ये आपको कोरोवाई जनजाति जो कि इंडोनेशिया से संबंधित है उसके बारे में था। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न, अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपको गांधीनगर में आयोजित किया गया था होमगार्ड सुरक्षा सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 19 साल बाद आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के 60 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों और 1200 सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिक सुरक्षा विधेयक और मॉडल होमगार्ड विधेयक के मसौदे पर चर्चा करना था। सम्मेलन का उद्देश्य पूरे भारत में नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड संचालन में आधुनिक तकनीक के माध्यम से दक्षता प्रदान करना था। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।